हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 11th के टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर डिस्कस करेंगे। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस होगा। इस डिस्कशन से पहले एक क्लिप हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पर भी बना चुके हैं। उसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के तरीकों पर डिस्कस किया है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, कौन से फिगर किसी एक्सप्रेशन में सिग्निफिकेंट होते हैं और कौन इनसिग्निफिकेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स में अनसर्टेन और सर्टेन डिजिट्स क्या हैं। इस सभी थीम पर हम एक क्लिप पहले तैयार कर चुके हैं। इस वीडियो को सुनने से पहले आप उस क्लिप को एक बार देखें। आज का डिस्कशन ठीक उस टॉपिक के आगे है। आज हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस में सिग्निफिकेंट फिगर्स पर डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि सभी प्रकार के ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइनल आउटकम में कैसे दिए जाते हैं। यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अगर आप अपना आउटकम लिखें तो आप अपने आउटकम को मॉडिफाई कैसे करते हैं, आज क्लिप में हम सीखेंगे। इस डिस्कशन को स्टार्ट करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कैलकुलेट किया जाना है और उस रेक्टेंगुलर प्लॉट के जो लेंथ और विड्थ है वो 9.65 और 7.25 यूनिट है। मान लीजिए ये दोनों डाटा मैंने मीटर में आपको दिए हैं। 9.65 और 7.25 मीटर उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ और विड्थ है। हमें मालूम है कि एरिया कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एरिया कैलकुलेट किया जा सकेगा। एक बार पहले हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आउटकम आएगा एक बार देख लें पहले। 5 5 जा 25, 6 2 जा 12, 9 7 जा 63 and 5 6 जा 30 and 10 40 and 9 2 जा 18 और 7 6 जा 42 और 18 60 हो गया ये, and 9 5 जा 45 and 35 it is 80। सो फाइनल आ गया 5 2 6 9 9 and 6। तो अगर मैं डेसिमल इसमें लगाऊं तो 69.9625 इज द आंसर। जो आउटकम आया है वो 69.9625 मीटर स्क्वायर है। अब यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स चूंकि हम जानते हैं तो उस डिस्कशन के बाद एक प्रश्न यहां पर उठता है कि इन दोनों नंबर्स को जिन्हें मल्टीप्लाई करके ये आउटकम लाया गया है उनमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और आपके आउटकम में टोटल 6 डिजिट्स हैं। तो हमें ये समझना होगा कि हम अपने आउटकम को इतना ही लिखें या इस आउटकम को मॉडिफाई करें। यही जानने के लिए हमें उन सभी रूल्स को स्टडी करना होगा जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशंस में या एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस के लिए बनाए गए। इन सभी ऑपरेशंस के लिए बनाए गए रूल्स को आप एक बार समझें। सबसे पहले इस क्वेश्चन से जुड़े हुए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल्स पे मैं बात करूंगा। क्या रूल बनाए गए हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशंस के लिए, पहले हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान दें कि जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो आप जानते हैं कि वो दोनों नंबर अलग अलग क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम जानते हैं कि फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई किया जाता है, जबकि डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए मास को वॉल्यूम से डिवाइड किया जाता है। यानी जब कभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दो क्वांटिटीज के बीच में होता है तो वो क्वांटिटीज डिफरेंट होती हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो सेम हो नहीं सकती हैं। इस एग्जांपल में लेंथ और विड्थ दोनों को मीटर में प्रेजेंट किया गया है, बट जनरली डिफरेंट भी हो सकती हैं। और अगर वो क्वांटिटी डिफरेंट है तो हम समझ सकते हैं कि उनके मेजरमेंट में यूज किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट भी डिफरेंट होगा। दोनों को सेम इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं किया जा सकेगा। मास और एक्सेलरेशन को आप सेम इंस्ट्रूमेंट से नहीं नाप सकते, और ऐसे ही वॉल्यूम को नापने वाला इंस्ट्रूमेंट मास को नापने वाले इंस्ट्रूमेंट से डिफरेंट होगा। जब आप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करते हैं तो जब इसके लिए रूल बनाया गया तो इस बात को ध्यान में रख के बनाया गया।
ये ध्यान में रखा गया कि जिन दो नंबर्स के बीच में ये मल्टीप्लिकेशन होगा, कभी कभी वो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के आउटकम होंगे और कभी कभी सिमिलर आउटकम्स भी हो सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में लेंथ और विड्थ दोनों को एक ही स्केल से नापा गया है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों को डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक एक्सप्रेस किया गया है। इसका मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया लेंथ और विड्थ दोनों के लिए, वो दोनों की प्रिसाइसनेस सेम है। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑपरेशन में चूंकि हमें डिफरेंट क्वांटिटीज में मल्टीप्लाई करनी है, तो जो रूल बनाया गया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में, उसे आप एक बार ध्यान से सुने। जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो अकॉर्डिंग टू रूल आप अपना फाइनल आउटकम केवल उतनी ही डिजिट तक देंगे जितनी डिजिट तक आपके द्वारा यूज किए गए इनपुट्स में मिनिमम डिजिट्स यूज हुई हो। यानी फिर से एक बार समझे कि जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उन दोनों नंबर्स में जिस नंबर के पास मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आप अपना आउटकम केवल उतने ही फिगर्स तक दे सकते हैं। सो इस केस में जब आपने 9.65 और 7.25 को मल्टीप्लाई किया तो आप देख पा रहे थे कि दोनों में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। तो क्लियरली इस क्वेश्चन का आंसर केवल आप 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही दे सकते हैं। यहां पर बिल्कुल ध्यान रहे कि डेसिमल की पोजीशन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन के आउटकम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशंस में जितने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है या जिन दो नंबर्स को डिवाइड किया जा रहा है, उन दोनों में से जिस इनपुट के पास मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, उतनी ही डिजिट तक आप अपना आउटपुट दे पाएंगे। इस केस में दोनों के पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो आप अपना आउटकम केवल 3 डिजिट तक ही दे पाएंगे। सो मुझे इन 3 डिजिट्स को यहां से रिमूव करना होगा। अब डिजिट्स रिमूवल के रूल क्या है, एक बार पहले आप उनको सुने। डिजिट रिमूवल का रूल नंबर 1 ये है कि अगर आप जिस डिजिट को रिमूव कर रहे हैं, यहां पर मैं रिमूव्ड डिजिट में से जो सबसे पहली डिजिट है उस पर डिस्कशन कर रहा हूं। सो जिस डिजिट को आप रिमूव कर रहे हैं, अगर वो डिजिट 1, 2, 3 या 4 है, तो उसके रिमूवल से उसकी पिछली डिजिट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा और आंसर को बिना किसी चेंज के 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक लिखा जा सकेगा। रूल नंबर 2 कि अगर डिजिट जिसे रिमूव किया जा रहा है वो 6, 7, 8 या 9 है, तो इस कंडीशन में उसकी पिछली डिजिट को 1 रेज कर दिया जाएगा और आंसर को 1 रेज करके लिखा जाएगा। तीसरा और अंतिम रूल 5 के लिए है। 5 का रूल ध्यान से सुने कि जब आप 5 को रिमूव करते हैं तो 5 को रिमूव करने पर अगर उससे पिछला नंबर इवन है तो वो इवन ही रहेगा, लेकिन अगर वो ऑड है तो उसे इवन नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सो इन सभी रूल्स को अगर मैं ध्यान में रख के इस 6 को यहां से रिमूव करूं तो आप समझ सकते हैं इस 6 के रिमूवल से ये 9 जो है ये 1 रेज हो जाएगा और इसके 1 पॉइंट रेज होने की कंडीशन में जो फाइनल आउटकम है वो 70.0 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। यहां पर ध्यान दें, आप अपने आंसर को गलती से भी 70 मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऐसा लिख करके आप इस आंसर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को कम कर देंगे। अब इस आउटकम में केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर बचा है। सो जब आप किसी एक्सप्रेशन में डेसिमल के बाद जीरोस लिखते हैं तो उन जीरोस का प्रेजेंटेशन आपके द्वारा यूज किए गए इंस्ट्रूमेंट की प्रिसाइसनेस को जस्टिफाई करता है। सो आप जब सिग्निफिकेंट फिगर की लिमिट में काम करते हैं तो आप अपने आंसर को 70.0 मीटर स्क्वायर ही दे सकेंगे। इसे आप 70 नहीं लिख सकेंगे कन्वर्ट करके। अगर आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि इसे 7.00 इंटू 10 टू द पावर 1 मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। यहां पर आप ध्यान दें कि ये 00 सिंगल जीरो में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि ये 2 जीरो की प्रेजेंस ही इस आउटकम को 3 सिग्निफिकेंट डिजिट वाला बना रही है। सो इस तरीके से किसी ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल अप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल में अपना आउटकम आप केवल उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट तक दे सकते हैं जितने मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपने यूज किए थे अपने इनपुट में। सो ये तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए हमने एक डिस्कशन किया और राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है इस पे बात की। अब मान लीजिए आपको किसी ऐसे कैलकुलेशन को सॉल्व करना है जिसमें आपको
एक कांस्टेंट को भी इन्वॉल्व करना है। मान लें आप किसी एक्सपेरिमेंट में किसी स्फीयर, छोटे से स्फीयर की डायमीटर कैलकुलेट कर चुके हैं और इसका वैल्यू कैलकुलेट हुआ है 2.125 सेंटीमीटर। ये आउटकम आपने जो लिखा है इसे डेसिमल के 4 प्लेस तक मैंने लिखा है। इट मींस जिस इंस्ट्रूमेंट से इसे मेजर किया गया है उसकी लीस्ट काउंट 0.0001 माइंड मेकअप करके मैं आपसे बात कर रहा हूं। सो अगर इस डायमीटर को कैलकुलेट करने के बाद आपसे रेडियस कैलकुलेट करने को कहा जाए तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए अब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे। हम जानते हैं कि डायमीटर को कैलकुलेट करके 2 से डिवाइड करने पर रेडियस कैलकुलेट की जा सकती है। सो अब यहां पर प्रश्न उठता है कि जो रूल अभी हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली जिन इनपुट्स को हम यूज करते हैं उनमें जिसके पास मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है उसके अकॉर्डिंगली हमें अपना आउटकम देना चाहिए। सो अब इस प्रॉब्लम का आंसर हम क्या देंगे? यहां पर यह प्रश्न उठता है कि इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे देंगे उस रूल के अकॉर्डिंगली। तो एक रूल उसमें और ज्वाइन कराएं कि जब कभी किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है तो कांस्टेंट के इन्वॉल्वमेंट पर आने वाले कांस्टेंट के नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कंसिडर नहीं किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी कांस्टेंट को इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाला माना जा सकता है। यहां पर आपने माइंड मेकअप करना है अगर, तो अपने माइंड मेकअप के लिए आप इसे 2.0000 कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा करके आप देख पा रहे हैं कि अब आपके दोनों नंबर्स 5 सिग्निफिकेंट डिजिट तक एक्सप्लेन किए जा रहे हैं और इस डिवीजन का आउटकम अब आप 5 प्लेस तक, टोटल 5 सिग्निफिकेंट डिजिट तक दे सकते हैं। इसे सॉल्व करके जो फाइनल आउटकम आएगा वो होगा 2 1 2 2 6 12 2 4 एंड 8 60 सेंटीमीटर। सो अपना आंसर आप 1.0628 सेंटीमीटर के रूप में दे सकते हैं। सो अगर किसी डिस्कशन में, अगर किसी क्वेश्चन के किसी स्टेप में कोई ऐसा टर्म यूज होता है जो एक कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है तो उस कांस्टेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं देखनी होगी, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट में सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कंसीडर की जा सकती है। यहां पर मैंने 2 को 2.0000 कंसीडर किया क्योंकि 2 एक कांस्टेंट की तरह क्वेश्चन में आया है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं वो एग्जैक्ट होते हैं, इसीलिए सिग्निफिकेंट डिजिट्स की कैलकुलेशन में आप कांस्टेंट्स को बिना कंसीडर किए क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी आप इसे 2 के सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में डिस्कस किए बिना सीधे अपना आउटकम इस नंबर के बेस पे इस क्वेश्चन में निकाल सकते थे। ठीक है, ऐसा ही केस तब उठेगा जब आप एरिया जैसे कैलकुलेशन करेंगे किसी डिस्क के लिए और फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर यूज करेंगे। सो यहां पर पाई की वैल्यू को 3.14 समझ के और उसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट समझ के आंसर को निकालने की भूल ना करें। पाई एक कांस्टेंट है, सो उसकी वैल्यू को डेसिमल के कितने प्लेस तक भी कंसीडर किया जा सकता है। सो जब आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करें, मान लीजिए रेडियस का वैल्यू 1.675 सेंटीमीटर दिया हो और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप अपने इनपुट में देख पा रहे हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और चूंकि स्क्वायर है तो ये 4 डिजिट वाला नंबर 4 डिजिट वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा। सो आपका आउटकम भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक होना चाहिए। पाई की वैल्यू को 3.14 समझ के उसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट मान के इसका आंसर निकालने की कोशिश नहीं करेंगे आप। सो किसी कांस्टेंट के इन्वॉल्वमेंट से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में फर्क नहीं पड़ता है और ना ही उस कांस्टेंट के सिग्निफिकेंट फिगर्स गिने जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी कांस्टेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट कंसीडर किए जाते हैं। सो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन का केस, राउंडिंग ऑफ का केस कैसे सॉल्व किया जाता है और किसी कांस्टेंट के इन्वॉल्वमेंट का क्या थीम है, इस पर हमने डिस्कस किया। एक इंपॉर्टेंट टर्म पे मैं आपको और लाना चाहूंगा, ध्यान से समझें कि जब हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो कई बार मैथमेटिकल ऑपरेशन में कुछ कॉम्प्लेक्स स्टेप्स भी यूज होते हैं। कॉम्प्लेक्स स्टेप्स कहने का मेरा मतलब है कुछ ऐसे स्टेप्स जिसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, जिसमें कई नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद कई नंबर्स से डिवाइड करना होता है, या यह समझ लें कि एक मल्टी स्टेप प्रॉब्लम पर आप सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट लगा रहे हैं और उसमें बहुत सारी स्टेजेस हैं जहां पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2-3 प्लेसेस पे और 1-2 जगह पर डिवीजन हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करें
तो इंटरमीडिएट स्टेप्स में जो आउटकम आए उसे आप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट से एक ज्यादा डिजिट तक लेकर चले। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप एक मल्टी स्टेप प्रोसेस में हर कैलकुलेशन के बाद सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही अपना आउटकम लिखेंगे तो जो छोटी छोटी एरर है वो बहुत सारे स्टेप में बढ़ करके एक बड़ी एरर के रूप में सामने आ जाएगी। तो ऐसे में आप सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या से एक ज्यादा डिजिट तक अपना कैलकुलेशन करें। ऐसा करने से आपके आउटकम में एरर कम हो जाएगा। फाइनली आप अपने आउटकम को उतने ही डिजिट तक लिखें जितने डिजिट तक अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट रूल लिखा जा सकता है। यहां पर जैसे मैं एक जनरल केस रख रहा हूं, मान लीजिए आपको 1.7 और 1.7 को मल्टीप्लाई करने के बाद एक ऑपरेशन में 1.8 और 1.8 के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन चल रहा है जिसमें 1.7 और 1.7 को मल्टीप्लाई करने के बाद 1.8 और 1.8 मल्टीप्लाई करने के बाद उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। और मान लीजिए हमारे सभी इनपुट्स जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए गए हैं उसकी सेंसिटिविटी भी उतनी ही लिमिट तक है जो स्क्रीन पर दिख रही है। सो अब अगर मैं इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो ये आउटकम होगा 2.89 और ये होगा 3.24। अब 2.89 में अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसेप्ट से देखें तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2, तो इस आउटकम में अगर हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही कंसिडर करें तो राउंडिंग ऑफ के बाद ये 2.9 बन जाएगा। दूसरे कैलकुलेशन में 1.8 और 1.8 को मल्टीप्लाई करके 3.24 आया है। सो अप टू सिग्निफिकेंट फिगर लिमिट हम इसे 3.2 में राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब अगर हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या से एक ज्यादा डिजिट तक इस कैलकुलेशन को लेके इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते तो इस प्रोडक्ट का वैल्यू यानी कि इसमें 2 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, हमने 3 डिजिट तक अपने आउटकम को लिया, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 2 है और हमने 3 तक अपने आउटकम को लिया। अब मैं इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर जो आउटकम आया वो होगा 9 4 जा 36, 8 2 जा 16, 3 2 जा 6, 32 और ये हो गया आपका 18 यानी 50, तो ये आ गया। और ये 2 2 जा 4, 8 3 जा 24 और 4 4 28 और फाइनली 2 4 जा 8, 9 3 जा 27, 35, 27 and 8 it is 35। और अब ये समेशन आया 6 3 16 13 and 9, इट इज 93636 और 4 के बाद डेसिमल लगा के ये आ जाएगा 9.3636 यूनिट। और चूंकि हमको अपना आंसर डेसिमल के 2 ही प्लेस तक देना चाहिए क्योंकि हमारे सभी इनपुट डेसिमल के 2 प्लेस तक ही हैं, सो इसे राउंडिंग ऑफ करने पर ये फाइनल आंसर बन जाएगा 9.4 यूनिट। सो इस क्वेश्चन के फाइनल स्टेप में जो हमको आउटकम मिला वो 9.4 यूनिट है और यह आउटकम तब मिला जब हमने इस इंटरमीडिएट स्टेप में अपने आउटकम को 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक कंसिडर किया जो कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन द इनपुट से एक ज्यादा है। यानी कि आपने इनपुट में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होने के बाद आउटकम में 3 डिजिट लिए, यहां पर भी आपने इनपुट में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के ऊपर आउटपुट में 3 डिजिट लिए, फिर उन्हें मल्टीप्लाई किया और फाइनल रिजल्ट को आपने उतने ही डिजिट तक प्रेजेंट किया जितना रिक्वायर्ड था। सो आपका आंसर 9.4 आया। अब दूसरा स्टेप समझे कि अगर आपने इनको राउंड ऑफ कर दिया होता इसी स्टेप में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक और अब आप इसे मल्टीप्लाई करते तो ये क्या आता है एक बार देखें, ये है 2.9 और 3.2, तो ये आ जाता 9 2 जा 18, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 9 3 जा 27, so ये आ जाता 8 12 and 9, इट इज 9.28 और अब अगर मैं इसे राउंड करूं तो ये आएगा 9.3 यूनिट। सो देखिए केवल एक सिंपल से मल्टीप्लीकेशन के स्टेप में इतना एरर आ चुका है, इट इज मोर देन 1%, क्योंकि 9.4 के ऊपर अगर 0.1 का एरर आ गया है तो ये 1% से बड़ा एरर है। सो जो आंसर 9.4 आना चाहिए था वो 9.3 तक राउंड ऑफ हो गया है। अभी मैंने कैलकुलेशन के एक स्टेप पे बात की है। आप सोचिए कि अगर मैं डिवीजन के भी 1-2 स्टेप इसमें इन्वॉल्व कर लूं तो 1-2% एरर वहां से इन्वॉल्व हो जाएगी और ये एरर बढ़ते बढ़ते 4 से 5% तक पहुंच जाएगी। सो जो मैं बताना चाहता हूं उसका मीनिंग यही है कि जब आप इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम में तो अपने सभी इंटरमीडिएट स्टेप में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स को एक बढ़ा के रखें। अपने इंटरमीडिएट स्टेप में आप अगर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट वाले इनपुट हैं तो आप 3 डिजिट तक कैलकुलेशन करते रहें
और फाइनल स्टेप में जब अपना आंसर आप देते हैं तो आप वहां पर 2 ही स्टेप तक अपना आंसर दें। इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के टाइम पर कैलकुलेशन करते समय यह सावधानी बरत सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताई। सो इतने रूल हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर निकालने की, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तक अपने आंसर को देने के लिए, और इसके अलावा राउंडिंग ऑफ के क्या रूल्स हैं वो हमने आपको बताए। राउंडिंग ऑफ के रूल्स किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं आप वो समझे। सो ये अभी तक हमने जितना डिस्कशन किया, ये डिस्कशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस को एक्सप्लेन करता है। अब हम डिस्कस करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केसेस को, और यहां पर ये माइंड मेकअप कर लें कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बनाए गए रूल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए बनाए गए रूल से डिफरेंट होते हैं। सो अब हम जिस थीम पर डिस्कस करेंगे उसका नाम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस को एक्सप्लेन करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से एक डिफरेंस है, उसका रीजन पहले समझें। रीजन बिल्कुल नॉर्मल सा है कि जब आप क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐड या सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटी हमेशा सिमिलर होती है। दो डिसिमिलर क्वांटिटीज को कभी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है। जिन क्वांटिटीज को हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन में यूज करते हैं वो सभी क्वांटिटी एक ही होती है। आप लेंथ में लेंथ को ही ऐड कर सकते हैं, आप मास में मास को ही ऐड कर सकते हैं। सो चूंकि सिमिलर क्वांटिटीज को ही ऐड किया जाता है, यानी कि जब आप एक एडिशन की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर से एसोसिएटेड, तो इंस्ट्रूमेंट के प्रिसाइसनेस को ही आउटकम के रूप में लिया जाना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स में। सो ध्यान दें कि अगर आप 3.69 ग्राम, 0.482 7.482 ग्राम और 0.9 ग्राम, इन 3 इनपुट रीडिंग्स को आप ऐड कर रहे हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि यहां पर ली गई पहली रीडिंग एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से ली गई है जो डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजर कर सकता है। दूसरा रीडिंग 3 प्लेसेस तक मेजरमेंट है और तीसरे प्लेस में 1 प्लेस तक ही मेजर कर सकता है इंस्ट्रूमेंट आउटकम को। तो जब हम एडिशन की इस प्रॉब्लम में फाइनल आउटकम निकालेंगे, तो अगर मेरे लिए एडिशन अप्लाई करके अगर मैं आंसर निकालूं तो ये आंसर आ जाएगा 17, ये 20 हो जाएगा और ये 12 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं केवल इन्हें ऐड कर दूं तो हमारा आउटकम होगा 2, 9, 8, 17 और ये 20 हो जाएगा, ये 12.072 ग्राम आ जाएगा। अब यहां पर एक बात पे डिस्कशन हो सकता है कि क्या हम अपने आउटकम को 12.072 ग्राम ही प्रेजेंट करें, या हमको अपने आउटकम को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल के तहत अगर हम देखें तो 1 प्लेस तक प्रेजेंट करना होगा, क्योंकि इन तीनों डिजिट्स में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर आप देखें तो पहले में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 है, दूसरे में 4 और तीसरे में केवल 1 डिजिट सिग्निफिकेंट है। सो क्या अब हम अपना आउटकम केवल 1 सिग्निफिकेंट डिजिट तक देंगे, या फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल्स डिफरेंट होंगे? तो ध्यान से पहले रूल समझे। अकॉर्डिंग टू रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जब आप किसी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम में बहुत सारे डेटा के बेस पे एक आउटकम कैलकुलेट करते हैं, तो अपने आउटकम को आप डेसिमल प्लेस के बाद केवल वहीं तक लिख सकते हैं जहां तक अलाउ कर रहा है वो इंस्ट्रूमेंट आपका जो लीस्ट प्रिसाइज है। यानी कि क्या डिफरेंस आया, पहले आप इस पे माइंड मेकअप करें कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखे जाते हैं। वहां पर यह नहीं देखा जाता कि डेसिमल के बाद एक इंस्ट्रूमेंट ने 4 प्लेस तक नापा और दूसरे ने 3 तक, तो कौन प्रिसाइज कम है कौन प्रिसाइज ज्यादा, वहां यह नहीं देखा जाता है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में यह देखा जाता है कि कौन से एक्सप्रेशन में सिग्निफिकेंट डिजिट सबसे कम है, किसमें डिजिट सबसे कम है उसके बेस पे आउटकम दिया जाता है। यानी जिसमें सिग्निफिकेंट डिजिट सबसे कम है उसी के बेस पे अपना आउटकम आप दे देते हैं। लेकिन यहां पर इस केस में आप देखें, यहां पर जब आप आउटकम दे रहे हैं तो आउटकम देते समय चूंकि आपने सभी क्वांटिटी सिमिलर यूज की, तो आपको यह देखना होगा कि आपके द्वारा यूज किए गए इंस्ट्रूमेंट में किसकी प्रिसाइसनेस सबसे कम है। यानी दोनों ही रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम है, बट यहां पर डेसिमल प्लेस के बाद कौन कितने कम प्लेस तक मेजर कर पा रहा है उस बात पे ध्यान दिया जा रहा है। जबकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ओवरऑल रिजल्ट, ओवरऑल
ऑब्जर्वेशन पर ध्यान दिया जाता है। वहां पर यह भी देखा जाता है कि डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं, डेसिमल के बाद कितने हैं, टोटल कितने डिजिट हैं। और ऐसा होना भी चाहिए, समझते हैं आप, क्योंकि वो दो डिसिमिलर क्वांटिटीज के बीच में आप मास मेजर करने वाले किसी इंस्ट्रूमेंट की प्रिसाइसनेस को एक्सेलरेशन मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट की प्रिसाइसनेस के साथ कंपेयर करके मिनिमम डेसिमल प्लेस वाला काम तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कर ही नहीं सकते हैं। वहां पर दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का परफॉर्मेंस मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वहां पर हम आउटकम देते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स की लिमिट तक। यहां पर आप ये देखेंगे कि डेसिमल के बाद कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितने मिनिमम प्लेस तक मेजर कर पा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि आपके द्वारा दी गई सभी रीडिंग्स में जो थर्ड रीडिंग है उसमें डेसिमल के बाद केवल एक ही प्लेस तक आउटकम को दिया जा रहा है। सो आपके द्वारा यूज किए गए इंस्ट्रूमेंट में तीसरा इंस्ट्रूमेंट सबसे लीस्ट प्रिसाइज है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप अपने आउटकम को डेसिमल के बाद बस एक ही प्लेस तक देंगे। यानी आपका आउटकम होगा इस क्वेश्चन में 12 पॉइंट, केवल एक प्लेस आपको लिखना है और राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट यहां भी अप्लाई होगा। सो 7 के कैंसिलेशन से ये 0 को मैं 1 बना देता हूं, यानी आपका फाइनल आंसर आएगा 12.1 ग्राम। सो इस एडिशन की प्रॉब्लम में आप अपना आंसर डेसिमल के बाद केवल एक प्लेस तक दे पाएंगे। आपके इनपुट में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट और 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है। आपके आउटपुट में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखने के बजाय डेसिमल प्लेस के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स को कंसिडर किया जाता है। सो आपका आउटकम होगा 12.1 ग्राम। सो डेसिमल के बाद मिनिमम प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट के बेस पे आप आंसर देंगे। एक बात यहां पर और समझें कि अगर मैं इन्हीं रूल्स को सब्ट्रैक्शन में अप्लाई करूं तो सब्ट्रैक्शन का केस कुछ इस तरह से बनेगा। एक बार आप देख लें, 7.485 ग्राम में से मान लीजिए आपको 5.29 ग्राम माइनस करना है, तो इस सब्ट्रैक्शन के बाद आपका आउटकम आएगा। अभी मैं केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो ये आउटकम बन जाएगा 2.195 ग्राम। अब चूंकि हम देख पा रहे हैं कि दोनों इंस्ट्रूमेंट जो मेजरमेंट में यूज हुए हैं उसमें दूसरे इंस्ट्रूमेंट की प्रिसाइसनेस कम है, वो डेसिमल के 2 प्लेस मेजर कर पा रहा है जबकि पहला वाला 3 प्लेस। तो आप अपना आउटकम डेसिमल के बाद केवल 2 प्लेस तक दे पाएंगे। तो 2 प्लेस तक अपना आंसर अगर आप राउंड ऑफ करना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि इस 5 को कैंसिल करने के बाद आपका आंसर बनेगा 2.20 ग्राम। ये 9 राउंड ऑफ होके जब 0 बनेगा तो एक रेज होने पर ये 2 बन जाएगा। सो 2.20 ग्राम इस क्वेश्चन का आउटकम होगा, यानी कि सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम का फाइनल आउटकम होगा 2.20 ग्राम। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बनाए गए रूल के अनुसार जब आप किसी प्रोसेस में बहुत सारे इनपुट्स को सम करते हैं या 2 नंबर्स को आपस में माइनस करते हैं तो अपना रिजल्ट आप डेसिमल के बाद उतने ही प्लेस तक देंगे जितने प्लेस तक आपका लीस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट अलाउ कर रहा है। आपका सबसे कम प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट जितना अलाउ कर रहा है आप उतने प्लेस तक ही अपना आउटकम देंगे। सो इस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यूज किया जाता है अपने इस कंसेप्ट। एक इंपॉर्टेंट बात पर और यहां पर मैं डिस्कस करूंगा, उसे ध्यान से देखें कि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है सब्ट्रैक्शन के केसेस में, जैसे मान ले 7.435 से माइनस किया जाना है 7.423। अब इस सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम में माना इतने सेंटीमीटर से आप इतना सेंटीमीटर माइनस कर रहे हैं किसी ऑपरेशन में, तो आप देख पा रहे हैं आपके दोनों इनपुट्स डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक जस्टिफाइड है। इस ऑपरेशन के बाद जो आउटकम आया है वो है 0.012 सेंटीमीटर। और अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपके आउटकम में केवल 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। डेसिमल के बाद इसमें केवल 2 ही ऐसी डिजिट्स यूज हो रही हैं जो सिग्निफिकेंट है। तो यहां पर ध्यान दें, रूल डेसिमल के बाद प्रिसाइसनेस को एक्सप्लेन करने के लिए बना है। उसके अकॉर्डिंगली ये इंस्ट्रूमेंट डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस मेजर कर पा रहा था, ये भी डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस मेजर कर पा रहा था। आपने अपना आउटकम डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक दिया, दैट्स इट, आपने अपना काम किया। अब सब्ट्रैक्शन ही एकमात्र ऐसा ऑपरेशन है जहां पर इस तरह का सिचुएशन आता है कि आउटकम आने के बाद डेसिमल के बाद 3 डिजिट में केवल 2 ही डिजिट सिग्निफिकेंट रह जाते हैं। तो यहां पर बिल्कुल मैं याद दिला देना चाहूंगा कि सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में कभी कभी ऐसा होगा
कि आपके आउटकम में डेसिमल के बाद नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कम हो जाया करेंगी। जैसे उदाहरण के लिए इस केस में डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट डिजिट है और ये अभी भी आउटकम में एक डिजिट है सिग्निफिकेंट डेसिमल के बाद, और यहां पर आपके आउटकम में दो सिग्निफिकेंट डिजिट है और आउटकम में भी दो डिजिट सिग्निफिकेंट है। लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल में सब्ट्रैक्शन के डेसिमल के बाद तीन तीन सिग्निफिकेंट डिजिट इनपुट में थी, लेकिन आउटपुट में केवल डेसिमल के बाद दो ही सिग्निफिकेंट डिजिट बची। इस आउटकम में सिग्निफिकेंट डिजिट का नंबर रिड्यूस हुआ है। सो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में सिग्निफिकेंट डिजिट्स का नंबर कभी कभी रिड्यूस हो जाता है। एक बात यहां पर स्टूडेंट और ध्यान दें, कई बार 0.012 सेंटीमीटर को 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर लिखने में स्टूडेंट थोड़ा सा हिचकता है। इतने ईयर्स में पढ़ाने पर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि कई बार इस कन्वर्जन में वो ये सोच के कंफर्टेबल नहीं होते हैं कि सर हमें तो डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस लिखने ही थे अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, हमको तो अपना आंसर ऐसे ही देना है। तो यस, आप अपना आंसर ऐसे ही देंगे, लेकिन अब ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, आप अपना आउटकम दे चुके हैं, आपका आउटकम जस्टिफाइड है, वो दिखाई दे रहा है डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक। अब जो आप स्टेप ले रहे हैं उसका इस सब्ट्रैक्शन स्टेप से कोई लेना देना नहीं है। आप इस एक्सप्रेशन को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बस आपको यह ध्यान रखना होगा कि जब आप ये एक्सप्रेशन लिखें तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट में चेंज ना आए। और यहां आप देख पा रहे हैं कि आपके इनपुट में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है और आपके आउटपुट में भी 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। सो आपने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट में कोई चेंज नहीं किया। और ये बात हम अपनी क्लिप में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाते समय कि पावर केसेस में पावर्स की वजह से सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या में कोई चेंज नहीं आता है। यानी इस नंबर में 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। अब ये वरी स्टूडेंट्स को शायद इसीलिए होता है कि इनपुट में डेसिमल के बाद 3 डिजिट थी तो आउटकम में डेसिमल के बाद 1 आ गई। तो ध्यान दें कि आप आउटकम इस स्टेप पे ये निकाल चुके हैं, इसके बाद आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में ऐसा लिखा है, तो ये परमिसिबल है, आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी एग्जांपल में 3.492 से अगर आप माइनस करेंगे 3.491 तो इस केस में आपका आउटकम 0.001 आ जाएगा। सो आपने अपना सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन बिल्कुल सही ढंग से किया। आपने डेसिमल के 3 प्लेसेस वाले रूल को फॉलो किया। उसके बाद अगले स्टेप में आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में अगर 1 इंटू 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर लिख देते हैं तो ऐसा करके आप जनरलाइजेशन में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर आप इसे 1.0 लिख देते तो ये रॉन्ग होता, क्योंकि ऐसा करने से इस आउटकम का एक सिग्निफिकेंट डिजिट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में बदल जाता। सो ये स्टेप गलत होगा। आप इसे 1.0 इंटू 10 टू द पावर -3 नहीं लिख सकते, आप इसे लिखेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर। आप अपने आउटकम को केवल एक डिजिट तक ही सिग्निफिकेंट बनाए रखेंगे। सो इन सभी बातों का आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस में ध्यान देना होगा। सो इस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में आप सिग्निफिकेंट फिगर के कांसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। दोनों रूल एक साथ एक बार बोल देता हूं मैं आपके लिए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जब 2 नंबर्स या कई नंबर्स को मल्टीप्लाई और 2 नंबर को डिवाइड किया जाता है तो अपना आउटकम आप उतने ही डिजिट्स तक देंगे जितने मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट यूज हुए हैं आपके किसी इनपुट में। अगर आपके इनपुट में 4, 5, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट यूज हुए हैं तो अपने आउटपुट में आप केवल 4 ही सिग्निफिकेंट डिजिट यूज करेंगे। और ठीक उसके अपोजिट जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में रूल्स अप्लाई करते हैं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट किया जाता है डेसिमल प्लेसेस के बाद। यानी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन केसेस में यह देखेंगे कि आपके द्वारा लिए गए इनपुट्स में कौन सा इनपुट डाटा सबसे कम प्रेसाइज है, किसमें डेसिमल के बाद सबसे कम प्लेस है। केवल उतने मिनिमम प्लेसेस तक ही आप अपने आंसर को लिख पाएंगे। और एक नोट जो बना बीच बीच में वो याद रखें हमेशा कि सब्ट्रैक्शन में कई बार सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कम हो जाती है। इनपुट में डेसिमल के बाद 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर होते हुए भी आउटपुट में केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रह जाता है, जैसा अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। सो इस तरीके का प्रॉब्लम, इस तरीके का केस केवल सब्ट्रैक्शन में अराइज होता है। एडिशन प्रॉब्लम, एडिशन ऑपरेशन में इस तरीके का केस डेवलप नहीं होता है। एक बात यहां पर और डिस्कस करेंगे, चूंकि हम एरर्स पढ़ चुके हैं
तो अगर हम एरर वाली थीम से आज के डिस्कशन को जोड़े, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑपरेशन में वन बाय वन, तो क्या आउटकम्स आएंगे एक बार समझिए। मान लीजिए आपको मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करके फोर्स को कैलकुलेट करना है, और मास और एक्सेलरेशन की जो वैल्यूज गिवन है वो है 2.50 ग्राम और एक्सेलरेशन की वैल्यू है 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी आपको किसी ऑब्जेक्ट का मास गिवन है 2.50 ग्राम और एक्सेलरेशन गिवन है 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको अपना आउटकम एरर लिमिट्स के साथ देना, यानी कि अब आपको अपने इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स और एरर दोनों को साथ लेके चलना है। तो किस तरीके से ऐसा प्रॉब्लम आप करेंगे एक बार देख लें, एक एग्जांपल के रूप में समझ लें इसे। मास का वैल्यू 2.50 ग्राम गिवन है, तो क्लियरली इस 0.50 वैल्यू से इस जिस इंस्ट्रूमेंट से ये मेजर किया जा रहा है उसकी लीस्ट काउंट का पता लगता है। तो ये आउटकम हम लिख सकते हैं 2.50 प्लस माइनस 0.01 ग्राम। अब 2.50 प्लस माइनस 0.01 ग्राम में ये कैलकुलेट किया जा सकता है कि जो एरर है वो जो मेन वैल्यू है उससे कितना परसेंट है। सो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.01 डिवाइडेड बाय 2.50 इंटू 100। इस फॉर्मूले से हम पता लगा पाएंगे कि जो एरर है वो आपकी जो मास की एग्जैक्ट वैल्यू है उससे कितना परसेंट है। सो इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 0.4%। आप देख पा रहे हैं ये 100 और ये 250 है। सो 0.4% की एरर के साथ आपने इस एक्सपेरिमेंट में मास को कैलकुलेट किया। अब एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन जब आपने किया तो वो वैल्यू 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सो इसे एरर लिमिट के साथ हम लिख सकते हैं 1.25 प्लस माइनस 0.01 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजर कर पा रहा है। तो उसी बेस पर मैंने एरर लिमिट को यहां पर प्लेस कर दिया है। अब अगर मैं इसमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करूं तो ये वैल्यू आएगी 0.01 अपॉन 1.25 इंटू 100, और ये सॉल्व करने पर आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और जीरो बढ़ा के आप देख सकते हैं ये वैल्यू जस्ट इस वैल्यू की डबल है। तो आपके मास मेजरमेंट में 0.4% का एरर है और एक्सेलरेशन मेजरमेंट में 0.8% का एरर है। यहां पर एक बात मैं और बताता हुआ चलता हूं आपको कि इन दोनों एक्सपेरिमेंट में आप एक बात पे ध्यान दें कि दोनों का एरर वैल्यू सेम है, दोनों में 0.01 यूनिट की एरर है, लेकिन ये मेन रीडिंग जो 1.25 और 2.50 है ये मास और एक्सेलरेशन में डिफर कर रही है। तो आप देख पाए कि इस डिफरेंस के कारण भी एरर की परसेंटेज में डिफरेंस आ जाता है। यानी किसी एक्सपेरिमेंट में इंस्ट्रूमेंट की प्रेसाइजनेस के अलावा जिस लेंथ को या जिस मास को आप मेजर कर रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड पर भी परसेंटेज एरर डिपेंड करती है। अगर आप बहुत बड़े मेजरमेंट के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं और किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसी इंस्ट्रूमेंट को किसी छोटे मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं तो छोटे मेजरमेंट में सेम प्रिसाइसनेस का इंस्ट्रूमेंट ज्यादा परसेंटेज एरर देगा, जबकि बड़े मेजरमेंट में ये कम एरर देगा। सो आपके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 0.4% एरर है और सेकंड एक्सपेरिमेंट में 0.8% एरर है। अब फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करूं तो फोर्स का वैल्यू आ जाएगा 2.50 ग्राम इंटू 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 0.25 जब 125, 25 टू जब 50 एंड 62 आ गया, ये 25 31 ये आ गया, यानी टोटल ये आ जाएगा 3.1250 ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आपका आउटकम है 3.1250। और अब अगर मैं इसे न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं इस ग्राम को किलो में कन्वर्ट कर रहा हूं। ऐसा करते समय मैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कोई भी चेंज नहीं करूंगा, इसीलिए मैंने पावर नोटेशन यूज कर लिया है। यहां पर मैंने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ यूज किया, जिसे यूज करने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां ध्यान दें कि फोर्स का जो आउटकम आया है वो 3.1250 इंटू 10⁻³ न्यूटन है। इतना फोर्स का वैल्यू मिला है हमें फाइनली, और चूंकि हम देख पा रहे हैं कि हमारे इनपुट डाटा में सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या 3 थी दोनों में,
तो हम जानते हैं कि हमें सिग्निफिकेंट फिगर के कंसेप्ट से अपना आउटकम केवल डेसिमल, हमें अपना आउटकम टोटल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक देना चाहिए। सो अपने इस आउटकम को 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में राउंड ऑफ करने पर फोर्स का वैल्यू हमें मिलेगा 3.12 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। यानी कि इस मास को इस एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करके जो फाइनल आउटकम आएगा फोर्स का, वो 3.12 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन आना चाहिए। अब परसेंटेज एरर की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि मास मेजरमेंट की 0.4% एरर और एक्सेलरेशन मेजरमेंट की 0.8% एरर को अगर ऐड किया जाए तो हमारे इस आउटकम में टोटल एरर होनी चाहिए 1.2%। तो अपने इस आउटकम के 1.2% के बराबर एरर को कैलकुलेट कर हमें इसमें ऐड करना होगा। तो क्या आई एरर की वैल्यू एक बार देखें, यह है 3.1250 का 1.2%, और अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगी इंटू 10 टू द पावर -3। सो ये एरर आ जाएगी 20 से, मैं इस डेसिमल को चेंज कर रहा हूं, यहां पर मैं 100 को कैंसिल करके इस डेसिमल और इस डेसिमल को एक प्लेस शिफ्ट कर रहा हूं। अब ये आ जाएगा 12 5 जा 60 और 12 2 जा 24 30, 12 1 जा 12 3 15, 12 3 जा 36 37। एक बार और देख लें, 0 और ये आ गया है, यस इट इज 375,000। और अब अगर मैं इसमें डेसिमल लगाऊं तो ये आंसर आया है इंटू 10 टू द पावर -3। यानी कि जो वैल्यू आई है इसके 1.2% के बराबर, वो है 0.0375000 इंटू 10 टू द पावर -3। अब चूंकि हम जानते हैं कि हमें अपना आउटकम केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, हमें अपना आउटकम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, और ऐसा लिखने के बाद हम देख पाए कि हमारा प्रेजेंटेशन डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक है, तो हम अपने आउटकम में जब एरर लिमिट को जोड़ेंगे तो हम एरर लिमिट को उतने ही डेसिमल प्लेस देंगे जितने प्लेस तक हमारा आउटकम है। यहां पर ध्यान दें, आप फोर्स के फाइनल आंसर को डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक दे रहे हैं, यानी उसकी प्रिसाइसनेस को दिखाता है आउटकम। सो आपका फाइनल आउटकम डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक ही रहना चाहिए। सो आपका आउटकम बनेगा, इस 7 को कैंसिल करने के बाद अगर मैं इसे 4 कर दूं तो ये 0.04 इंटू 10 टू द पावर -3 यूनिट होगा। और अब अगर मैं इस आउटकम को यहां पर ऐड करूं तो ये बनेगा ±0.04 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। और इसे हम लिख सकते हैं 3.12 ±0.04 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। 10 टू द पावर -3 को मैंने दोनों इनपुट से कॉमन ले लिया है। सो 10 टू द पावर -3 को कॉमन लेने के बाद ये 3.12 ±0.04 से प्रेजेंट किया जा रहा है। सो इस तरीके से आप किसी प्रॉब्लम को एरर के साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में प्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये तो मैंने एग्जांपल बताया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। अगर ऐसा ही एग्जांपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम पिक करें, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इस तरह का एग्जांपल हम रखें तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए किया गया और उसके आउटकम से हैं 1.75 सेंटीमीटर और 1.65 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए हमें इन दोनों रीडिंग्स को ऐड करना है, टोटल लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो एरर लिमिट के साथ हम इन्हें प्रेजेंट करेंगे 1.75 ±0.01 सेंटीमीटर और 1.65 ±0.01 सेंटीमीटर। और अब अगर मैं इन दोनों डाटा को ऐड करूं तो ऐड करने पर यह बन जाएगा 5 5 10 7 6 13 14 एंड 3, इट इज 3.4 नॉट। और चूंकि हम जानते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड किया जाता है तो एरर भी ऐड होंगी और यह बनेगा 0.02 सेंटीमीटर एरर के रूप में, यानी टोटल आंसर आएगा 3.4 नॉट ±0.02 सेंटीमीटर। सो इस तरह से जब आप एडिशन में या किसी भी ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी अपना आउटकम प्रेजेंट करते हैं तो आपका आउटकम डेसिमल के बाद उतने प्लेस तक होना चाहिए जितने प्लेस तक आपका रिजल्ट आया है, क्योंकि जितना प्रिसाइज आपका रिजल्ट होगा उतना ही प्रिसाइज एरर आप उसमें लिख पाएंगे। तो 3.40 के साथ ऐड किया हुआ ये टर्म 0.02 इस रीडिंग की एरर को बता रहा है। सो इस तरीके से आप एडिशन के केस में और सब्ट्रैक्शन के केस में ही इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे।
सब्ट्रैक्शन में जब आप इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप मेन रीडिंग्स को माइनस करेंगे, तो मेन रीडिंग जैसे इस प्रॉब्लम में अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो मेन रीडिंग्स को माइनस करने पर ये 0.10 आएगा और एरर्स को ऐड करने पर ये 0.02 सेंटीमीटर आएगा। सो आपका फाइनल आउटकम होगा 0.10 प्लस माइनस 0.02। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही केस सिमिलर है, एरर को एब्सोल्युटली ऐड ही किया जाएगा, जबकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में एरर्स को ऐड नहीं किया जाता है, उनमें एब्सोल्यूट एरर को ऐड करने के बजाय रिलेटिव एरर को या परसेंटेज एरर के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। सो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बेसिक रूल्स मैंने आपको बताए, और जितने भी रूल्स एसोसिएटेड हैं इस पूरी थीम से वो सब मैंने यहां आपके सामने रखे। एक फाइनल बात पर और डिस्कशन करेंगे कि कई बार स्टूडेंट ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि सर 1.5 किलोमीटर को अगर 72.9 मीटर में ऐड करना हो तो हम कैसे ऐड करेंगे। सो यहां पर ध्यान दें कि आप दो डिफरेंट यूनिट में अपना इनपुट दे रहे हैं। हो सकता है आपने एक लेंथ मेजर की हो किसी किलोमीटर रेंज में, यानी कि एक बड़ी लेंथ को आप मेजर किया है आपने, और एक छोटी लेंथ को आपने मेजर किया है। अब आप इन दोनों लेंथ को ऐड करना चाह रहे हैं। ये कुछ इस तरह से हो सकता है जैसे आपने एक टावर की हाइट नापी और फिर उसके ऊपर लगे फ्लैग की हाइट नापी और अब उन दोनों के हाइट का आप सम करना चाहते हैं। सो इस केस में आप पहले इंस्ट्रूमेंट की प्रिसाइसनेस पर अपनी थिंकिंग को रखें। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आपका पहला इंस्ट्रूमेंट डेसिमल के बाद एक प्लेस किलोमीटर में मेजर कर पा रहा है, जबकि आपका दूसरा इंस्ट्रूमेंट डेसिमल के बाद एक प्लेस मीटर में मेजर कर पा रहा है। सो क्लियरली पहला इंस्ट्रूमेंट कम प्रिसाइज है, दूसरा ज्यादा प्रिसाइज है। अब चूंकि आप देख पा रहे हैं कि आपको आउटकम देने से पहले दोनों यूनिट को सिमिलर बनाना पड़ेगा, तो वन बाय वन मैं दोनों कंडीशंस आपके सामने रख देता हूं। पहली कंडीशन, अगर आप इस प्रॉब्लम को मीटर में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं तो पहली रीडिंग बनेगी 1500 मीटर प्लस 72.9 मीटर, और अब इन्हें ऐड करने पर आ जाएगा 1572.9 मीटर। यहां पर ध्यान दें कि जब मैंने ये प्रेजेंटेशन लिखा है तो मैंने इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कोई चेंज नहीं किया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि 1.5 किलोमीटर्स में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं और 1500 मीटर में भी सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या 2 है। तो 1.5 किलोमीटर को 1500 मीटर लिखते समय हमने सिग्निफिकेंट डिजिट्स की काउंटिंग को चेंज नहीं होने दिया है। अब दोनों को ऐड करने के बाद रिजल्ट आया 1572.9 मीटर, लेकिन आपका जो लेस प्रिसाइज रीडिंग है वो डेसिमल में एक्सप्लेन नहीं किया गया है और एक परफेक्ट नंबर के रूप में भी लास्ट के 2 डिजिट वंस प्लेस और टेंस प्लेस पर 0 यूज कर रहा है। सो जब आप अपना फाइनल आउटकम देंगे तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, अपने लीस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट के नेचर को समझ के आप आंसर देंगे। सो आपका आंसर होना चाहिए, डेसिमल प्लेस तो हटेगा ही, और इस 7 को राउंड ऑफ करके ये 5 को मैं 6 बना दे रहा हूं, यानी आपका फाइनल आंसर होगा 1600 मीटर, जिसे आप 1.6 किलोमीटर से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। सो 1.5 किलोमीटर में जब आप 72.9 मीटर को ऐड करेंगे तो आपका फाइनल आउटकम होगा 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर, यानी आपका फाइनल आउटकम 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक है और डेसिमल के बाद एक प्लेस किलोमीटर में यूज कर रहा है, लेस प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से टैली कर रहा है। अब मान लीजिए इसी प्रॉब्लम को एक स्टूडेंट करना चाहे और वो ये कहे कि सर मैं किलोमीटर को मीटर में नहीं, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहा था, तो उस कंडीशन में इसका सेकंड लाइन बनेगा 1.5 किलोमीटर प्लस 0.0729 किलोमीटर। एक बार देख लें, अगर मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो मुझे 1000 से डिवाइड करना होगा और वो इतना ही आएगा। अब इन दोनों रीडिंग को ऐड करने पर हमारा आउटकम है 1.5729 किलोमीटर्स, और हम देख पा रहे हैं कि हमारा लेस प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट डेसिमल के बाद केवल एक प्लेस मेजर कर रहा है किलोमीटर में, तो हम अपने आउटकम के लिए इन तीनों नंबर्स को राउंड ऑफ करेंगे और फिर हमारा फाइनल आउटकम बनेगा 1.6 किलोमीटर, जो कि वही है जो हमने पिछली रीडिंग में दिया था। अब आप अपने आंसर को 1.6 किलोमीटर लिखें या 1600 मीटर लिखें, यह आपकी चॉइस है। आप इसे 1.6 इंटू 10⁻³ मीटर भी लिख सकते हैं। सो अगर डिफरेंट यूनिट में भी दिया है तो यूनिट को चेंज करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक बात हमने सिग्निफिकेंट क्लिप में आपको क्लियरली बताई थी कि कई बार यूनिट चेंज करने से हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या बदल गई है, लेकिन वो केवल एक
गलती होती है, एक एरर होता है। अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्लेन करना शुरू करें तो इस तरीके की एरर कभी नहीं आएगी। उस एग्जाम्पल में जो सिग्निफिकेंट फिगर में हमने आपको बताया था, हमने दिखाया था कि जब आप 75.0 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं मियरली 10 से मल्टीप्लाई करके, तो आपका आउटकम 750 mm आ जाता है, जिसमें केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। सो इस पूरी कंप्लीट यूनिट में हमने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इन सभी प्रकार के ऑपरेशंस में सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कैसे कंसीडर किया जाए उसके बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।